हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेल डिवीज़न के बारे में। जो हमारा सेल डिवीज़न होता है इसको सेल साइकिल भी बोलते हैं। सेल साइकिल क्यों बोलते हैं अभी आपको आगे बताने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं सेल डिवीज़न होता क्या है। सेल आपको पता है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था सेल क्या होती है। सेल जो होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हमारी कहलाती है सेल, जिसको बोलते हैं हम कोशिका बोलते हैं। डिवीज़न का मतलब होता है बंटवारा, बंटना या बोल सकते हैं बंटना। ठीक है, जब हमारा एक सेल से दो सेल बनेंगी उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम सेल डिवीज़न बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक हमारी पास सेल है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं पेरेंट सेल बोल रहे हैं। जब एक पेरेंट सेल से हमारी दो डॉटर सेल बनेंगी तो इसी को बोलते हैं हम सेल डिवीज़न बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा कि जो सेल डिवीज़न होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होके हमारी दो डॉटर सेल बनाती हैं, उसी को बोलते हैं हम सेल डिवीज़न बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए, ये मेरी खुद की हैंड रिटन नोट्स है, बस मैंने इसको डिजिटली बना दिया है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, या आप डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रिक फार्मेसी ऐप जाएंगे आप प्ले स्टोर पे, वहाँ से आप ट्रिक फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर भी सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो सेल डिवीज़न होता है इसको हम सेल मल्टीप्लाइकेशन भी बोलते हैं या सेल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, सेल मल्टीप्लाइकेशन का मतलब समझ लेते हैं। सेल मल्टीप्लाइकेशन, मल्टीप्लाई का मतलब होता है एक से दो चीज़ें बनना, उसको बोलते हैं मल्टीप्लाई। जैसे दो है, दो से हम दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, दो गुना हो गया। तो एक का हमारा दुगुना कितना हो जाएगा, दो सेल बन जाएंगी। तो मल्टीप्लाइकेशन का मतलब होता है जब एक सेल से दो सेल बनेंगी उसको बोलते हैं हम सेल मल्टीप्लाइकेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे दूसरा आता है सेल रिप्रोडक्शन क्यों बोलते हैं। सेल आपको पता है क्या होती है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, री का मतलब यहाँ पे जो री वर्ड लिखा है, री का मतलब होता है पुनः, और प्रोडक्शन का मतलब होता है बनना। ठीक है, बनना। जब हमारा क्या हो, नई सेल बनेंगी, एक सेल से हमारा दो सेल बनेंगी, ठीक है, एक सेल से हमारी जब पुनः दो नई सेल बनेंगी उसी को बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारा जो सेल डिवीज़न होता है, ये हमारा दो तरीके का होता है। एक हमारा होता है मिटोसिस होता है, एक बोलते हैं मियोसिस बोलते हैं। जो हमारा मिटोसिस होता है एग्ज़ाम में 7 मार्क्स में पूछता है, ठीक है, 7 मार्क्स में पूछता है। और जो हमारा मियोसिस होता है ये 2 नंबर में ही पूछते हैं, 2 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं, लेकिन ये वाला हमारा 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं मिटोसिस के बारे में। जो हमारा मिटोसिस होता है यह हमारा कहलाता है सोमैटिक सेल डिवीज़न कहलाता है। सोमैटिक सेल डिवीज़न के नाम से ही एग्ज़ाम में आता है, तो इसका दूसरा नाम जरूर से याद रखिएगा। सोमैटिक सेल डिवीज़न को ही हम बोलते हैं मिटोसिस बोलते हैं। तो आइए समझते हैं मिटोसिस की डिफिनेशन क्या होगी। मिटोसिस का मतलब होता है कि जब एक सेल से दो सेल बनेंगी तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम मिटोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है, द सेल डिवीज़न ऑफ ए सेल ऑफ द बॉडी डेट रिजल्ट इन टू सेल। इसके कहने का मतलब है जब एक सेल डिवाइड होके दो नई सेल बनाएंगी तो उसी को बोलते हैं हम मिटोसिस बोलेंगे। ठीक है, और जो हमारा मिटोसिस होता है इसमें क्रोमोसोम का जो नंबर है वह हमारा सेम रहता है ओरिजिनल सेल में जितना रहता है, मतलब कि जितना इस वाले सेल के पास रहेगा उतना इन सेल के पास भी रहेगा। तो आइए समझते हैं कैसे। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी पेरेंट सेल हो गई, ये हमारी पेरेंट सेल हो गई, इन्हीं से हमारी दो सेल बनने वाली हैं, दो सेल। तो एक जो हमारी पेरेंट सेल होती इसके पास 23 पेयर्स में होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। तो जितना इसके पास क्रोमोसोम है उतने ही इसके पास भी रहेंगे, इसके पास भी 23 रहेंगे, इसके पास भी 23 पेयर में क्रोमोसोम रहेंगे। तो इनके मतलब कहने का है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रहेगा वह जितना ओरिजिनल सेल के पास रहेगा उतना ही जो हमारी डॉटर सेल हैं उनके पास भी उतना ही क्रोमोसोम रहना चाहिए, उसे बोलते हैं मिटोसिस बोलते हैं। अब हमारा जो मिटोसिस होता है, अब देखिए इसको सेल साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक मतलब साइकिल जैसा एक चक्र चलता है इसलिए इसको बोलते हैं सेल साइकिल बोलते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका डायग्राम दिखा दूंगा। जो हमारा सेल साइकिल होता है ये हमारे दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है इंटरफेज होता है, एक हमारा होता है एम फेज होता है। जो इंटरफेज होता है इसमें हमारा टोटल टाइम लगता है 23 आवर्स लगते हैं, 23 घंटे लगते हैं। और जो हमारा एम फेज होता है इसमें सिर्फ हमारे 1 घंटे ही लगेंगे। ठीक है, हमारे इंटरफेज में आता है जीवन फेज आता है, जीवन का मतलब होता है गैप फर्स्ट फेज आता है। दूसरा आता है हमारा एस फेज, एस फेज का मतलब होता है संथिस फेज, और G2 का मतलब होता है गैप 2 फेज आता है।
और जो हमारा एम फेज आता है, एम फेज में हमारा आता है कैरियोकाइनेसिस आता है और साइटोकाइनेसिस आता है। ठीक है, अभी क्या होती है सारी चीज़ें आपको आगे बताने वाले हैं। कैरियोकाइनेसिस में हमारे आते हैं प्रोफेज आता है, मेटाफेज आता है, एनाफेज आता है और टेलोफेज आता है। आपको इसको एक सीक्वेंस में ही याद करने हैं, पहले प्रोफेज ही आएगा, तब मेटाफेज आएगा, तब एनाफेज आएगा, तब आपको टेलोफेज आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको जाना है अयोध्या से फैज़ाबाद, ठीक है, फैज़ाबाद से जाना है आपको लखनऊ जाना है, तो सबसे पहले आप जाएंगे कहाँ, अयोध्या जाएंगे, तब आप फैज़ाबाद जाएंगे, तब लखनऊ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे सेल साइकिल में पहले प्रोफेज आएगा, तब मेटाफेज आएगा, तब एनाफेज आएगा, तब टेलोफेज आएगा। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। अगर ट्रिक आपको अच्छी लगेगी प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो मैंने बनाई है ट्रिक पी मैट। ठीक है, पी मैट, पी फॉर हो गया हमारा प्रोफेज हो गया, एम फॉर हो गया हमारा मेटाफेज हो गया, ए फॉर हो गया हमारा एनाफेज हो गया और टी फॉर हो गया हमारा टेलोफेज। तो आप इस सीक्वेंस में ऐसे आराम से इस ट्रिक की हेल्प से याद कर सकते हैं। तो आइए अब आगे बात करते हैं इसी सेल साइकिल को। पहले मैं आपको सेल साइकिल दिखा देता हूं। तो यहाँ पे हमारी सेल की पूरी एक साइकिल है। तो मैंने बोला कि इसमें दो फेज आता है हमारा मिटोसिस में, एक हमारा आता है इंटरफेज आता है, दूसरा आता है हमारा मिटोसिस आता है। जो हमारा इंटरफेज होता है इसमें टोटल टाइम कितना लगता है, 23 घंटे लगते हैं, और जो होता है मिटोसिस होता है इसमें टोटल टाइम 1 घंटे लगते हैं। इसमें हमारा क्या आता है, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में हमारे ए इतने आ जाते हैं, और हमारा साइटोकाइनेसिस होता है, इन्हीं दोनों में 1 घंटे लग जाते हैं। लेकिन जो हमारा इंटरफेज होता है, इंटरफेज में हमारे G1 फेज आ गया, S फेज आ गया और G2 फेज आते हैं, और इसमें टोटल टाइम लगता है 23 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो एक साइकिल जैसा आपको ये दिख रहा है, तो इसीलिए इसको बोला गया सेल की साइकिल बोला गया। तो आइए सभी के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे देखते हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जानते हैं हम इंटरफेज के बारे में। सबसे पहला मैंने ऊपर यहाँ पे दिखाया, सबसे पहला क्या है हमारा इंटरफेज। इंटरफेज जो होता है, इंटरफेज जो होता है सबसे हमारा लॉन्गेस्ट फेज होता है। लॉन्गेस्ट फेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा पूरा क्या है, पूरा हमारा कौन है, इंटरफेज ही है। और इसमें जो टोटल टाइम लगता है 23 घंटे लगते हैं। ठीक है, 23 घंटे कंप्लीट होते हैं हमारे इंटरफेज, और 1 ही घंटे में होता है हमारा मिटोसिस होता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा फेज कहलाता है, और इसमें जो टोटल टाइम लगता है 23 घंटे लगते हैं। और इसमें क्या होता है कि इन दिस फेज सेल कंटिन्यूसली ग्रो इन साइज, और इस फेज में क्या होता है कि सेल की साइज कंटिन्यूसली ग्रो करती है। जैसे G1 फेज में पहले हमारा सेल का साइज इतना बड़ा था, G2 फेज में जाएगा इतना बड़ा हो जाएगा, G सेकंड में जाएगा हमारा इसका फेज कितना हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो सेल की साइज मतलब सेल जो है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसकी साइज बड़ी हो रही है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, लेकिन यहाँ पे जो बीच में है, बीच में जो आपको काला काला दिख रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। लेकिन न्यूक्लियस की साइज देख सकते हैं यह हमारी नहीं बढ़ रही है। तो हमारा जो सिर्फ सेल की साइज ही इंटरफेज में बढ़ती है, ना कि न्यूक्लियस की साइज बढ़ती है। तो ये आपको नोट कर लेना है अपने नोटबुक में। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो हमारा इंटरफेज होता है इसमें हमारा आरएनए बनता है। ठीक है, आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगी, और इस सेल की साइज कंटिन्यूसली क्या होगी, बढ़ेगी, ग्रो होगी। तो ये आपको इतने पॉइंट याद रखना है। फिर देख सकते हैं कि मैंने बोला है कि इसमें सेल की साइज कंटिन्यूसली ग्रो होती है, लेकिन न्यूक्लियस की साइज कंटिन्यूसली ग्रो नहीं होती है। लिखा सेल साइज ग्रो, सेल की साइज बढ़ती है लेकिन न्यूक्लियस की साइज नहीं बढ़ती है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे देखते हैं, पहला हमारे G1 फेज, जो S फेज आता है, इंटरफेज आता है। इंटरफेज में सबसे पहला हमारा क्या आता है, G1 फेज आता है। तो G1 फेज के बारे में आइए देखते हैं। G1 फेज जो होता है यह हमारे इंटरफेज का सबसे पहला फेज होता है, जिसको बोलते हैं हम गैप फर्स्ट फेज बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको हम फर्स्ट ग्रोथ फेज भी, इसका दूसरा नाम भी किस नाम से जानते हैं, फर्स्ट ग्रोथ फेज के नाम से भी हम जानते हैं। और इसमें जो टोटल टाइम लगता है, मैंने बोला कि 23 घंटे में क्या लगता है, हमारा इंटरफेज कंप्लीट होता है। अब इंटरफेज में हमारा क्या आता है, सबसे पहले आता है G1 फेज आता है। तो G1 फेज जो होता है इसमें टोटल टाइम कितना लगता है, 8 से 10 घंटा लगेगा। 23 घंटे में से 8 से 10 घंटे घटा दीजिए तो वो हमारा S फेज में चला जाएगा और G2 फेज में चला जाएगा। तो 8 से 10 घंटा समय हमारा लग गया, G1 फेज में लग गया। और इसमें क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनिज डुप्लीकेट, मतलब कि डुप्लीकेट का मतलब होता है जैसे आप जीरोक्स कराने जाते होंगे, फ़ोटो कॉपी कराने जाते हैं, तो ओरिजिनल का क्या होता है, आपको फ़ोटो कॉपी वाला फ़ोटो कॉपी देता है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि हमारे G1 फेज में
डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेट बनते हैं कौन, सेल ऑर्गेनिल्स मीन्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक डुप्लीकेट बन जाएगा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का एक नया डुप्लीकेट बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स का डुप्लीकेशन होता है, मीन्स कि उसके डुप्लीकेट बनते हैं। और इसमें लेकिन आपको एक पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का जो नंबर है वह हमारा 2n ही रहता है। 2n का कहने का मतलब होते हैं 23 पेयर्स ही रहते हैं, ठीक है, 20 पेयर के अलावा इसमें चेंज नहीं होते हैं। अब इसमें दूसरा हमारा कौन आ जाता है, दूसरा आ जाता है हमारा एस फेज आ जाता है। अब यस फेज में जो टोटल टाइम लगता है ये हमारा 8 घंटे लगता है। अब आपका क्या करिए, 8 घंटे 23 घंटे में से ना और घटा दीजिए, ठीक है, 8 से 10 घंटा हमारा जीवन फेज में लगा, एस फेज में कितना लग रहा है, 8 घंटे लग रहा है। और इसमें क्या होता है कि डीएनए की सिंथेसिस होती है, मीन्स कि डीएनए बनता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बनता है हमारा डीएनए, जो इस तरीके से हमारा होता है, ये हमारा इस फेज में बनेगा, सेल के अंदर बनेगा। तो वही लिखा गया कि रेप्लिकेशन इन द न्यूक्लियस, जो हमारा डीएनए की सिंथेसिस होगी वह हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट लिखा गया सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन द साइटोप्लाज्म। और जो हमारा मान लेते हैं इस सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म होता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा क्या होता है कि सेंट्रियोल, सेंट्रियोल हमारे इस तरीके से सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाता है। डुप्लीकेशन का मतलब होगा एक सेंट्रियोल से हमारे 2 सेंट्रियोल हमारे सेल के अंदर बन जाएंगे। और इसमें जो डीएनए का कंटेंट है वह हमारा डबल हो जाता है। डबल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेट मतलब कि एक डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे। मान लेते हैं एक डीएनए का वेट 5 किलो था, अब एक डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, मतलब कि 10 किलो हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा। तो वही लिखा कि पहले डीएनए का कंटेंट मान लीजिए 2C था, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, इस फेज में भी जो क्रोमोसोम की संख्या है वह हमारी 2n ही रहेगी, मीन्स कि 23 जोड़ी ही रहेगी, 23 जोड़ी के अलावा चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब हमारा अगला फेज आता है G2 फेज आता है। अब देखते हैं G2 फेज में क्या होता है। जो G2 फेज होता है मतलब कि 8 से 10 घंटे समय किस में लगे थे, हमारा G1 में लगा था, और S में कितना लगा, हमारा 8 घंटा लगा। और जो 23 घंटे में से हमारा जितना बच रहा है, 8 से 10 घंटा तो हमारा इसमें लग गया, मतलब 18 घंटा मान लीजिए, निकाल लीजिए। 18 घंटा के अलावा जितने बचते हैं उतना समय किस में लग जाता है, G2 फेज में लग जाता है, मतलब कि इसमें 4 से 6 घंटे का समय लगता है। और इस फेज में क्या होते हैं कि इस फेज में बनते हैं हमारे कुछ एंजाइम बनते हैं और कुछ अदर इसेंशियल प्रोटीन बनते हैं, मतलब कि जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, जो हमारे सेल के लिए ज़रूरी होते हैं, उसको बोलते हैं हम इसेंशियल प्रोटीन बोलते हैं। तो वो हमारे बॉडी में, मतलब वो हमारे सेल के अंदर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और इस फेज में भी जो क्रोमोसोम की संख्या है वह भी हमारी 2n की 2n ही रह जाएगी। तो हमारे जीवन फेज में भी 2n था, 2n मतलब 23 जोड़ी क्रोमोसोम था, हमारे एस फेज में भी 23 जोड़ी था, और हमारे G2 फेज में भी हमारा 23 जोड़ी ही क्रोमोसोम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। अब आई होप आपको सारी चीज़ें हमारे जो आपने यहाँ पे देखा इंटरफेज के बारे में, इंटरफेज के बारे में मैंने तीनों बता दिया आपको। अब हमारा आता है एम फेज आता है, जिसको बोलते हैं मिटोसिस बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं एक्चुअल सेल डिवीज़न बोलते हैं। एक्चुअल सेल डिवीज़न हमारा यहीं पे होगा। अभी तो यहाँ पे ट्रेलर चल रहा था, पिक्चर अभी हमारी यहाँ पे शुरुआत होगी। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे। अब हमारा जो आगे आता है, मैंने बार बार बोला कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 8874322747 पे, ठीक है। कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं, आप या डाउनलोड कर सकते हैं ट्रिक फार्मेसी ऐप। ट्रिक फार्मेसी ऐप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। कहाँ से, प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कर लेंगे, वहाँ पे आपको सारी नोट्स, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये मेरी खुद की हैंड रिटन नोट्स है, बस इसको डिजिटली बनाया गया है ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, मुझे पढ़ाने में अच्छा लगे। तो आइए बात करते हैं एम फेज के बारे में। आपने इंटरफेज देख लिया। हमने बोला था कि एम फेज को बोलते हैं क्या, मिटोसिस फेज भी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं फाइनल सेल डिवीज़न बोलते हैं, या बोल सकते हैं एक्चुअल सेल डिवीज़न। एक्चुअल सेल डिवीज़न इसी में होता है, और इसमें जो टोटल टाइम लगता है 1 घंटे लगते हैं, ठीक है। 23 घंटे तो हमारे इंटरफेज में लग गए थे, और एम फेज में बचे कितना, टोटल टाइम कितना होता है, 24 घंटे ही होते हैं। 23 घंटे उसमें लगा तो बचा कितना, 1 घंटा हमारा इसमें लगेगा।
और जो हमारा सेल डिवीज़न मतलब कि एम फेज होता है, इसमें क्या होता है कि सेल डिवाइड इनटू आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो सेल होती है, सेल हमारा एक सेल से हमारा दो सेल बनेगा, मतलब एक न्यूक्लियस से अब हमारा इसी में मतलब कि एम फेज में ही दो न्यूक्लियस बनेंगे। अब कैसे बनेंगे अभी आप कैरियोकाइनेसिस में और साइटोकाइनेसिस में समझ जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हमारा जो एम फेज होता है यह हमारे दो पार्ट से मिलके बना होता है। मैंने पहले ही बताया था, कैरियोकाइनेसिस एक होता है साइटोकाइनेसिस। अब समझते हैं कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता क्या है। कैरियो का मतलब होता है क्या हमारा, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट या बोल सकते हैं डिवीज़न। जब हमारा एक न्यूक्लियस से, ये मान लेते हैं सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस है, जब एक न्यूक्लियस से हमारा दो न्यूक्लियस बनेंगे, इस तरीके से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, उसी को बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस बोल सकते हैं। जब हमारे न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा उसी को बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया कि ए पेरेंट न्यूक्लियस, जब एक पेरेंट न्यूक्लियस से हमारे दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे इस तरीके से, उसको बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। अब हमारे कैरियोकाइनेसिस में कैसे न्यूक्लियस डिवाइड होता है, एक न्यूक्लियस से कैसे डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, ये हम देखेंगे प्रोफेज में, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में। इसी चारे फेज में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है, मैंने ट्रिक बताई थी कैसे आप याद रखेंगे, पी मैट। पी फॉर हो गया हमारा प्रोफेज, एम फॉर हो गया मेटाफेज, ए फॉर हो गया एनाफेज, पी मैट यहाँ पे टी रहेगा, टी फॉर हो गया हमारा टीलोफेज। तो इस सीक्वेंस से आप याद रखेंगे, हमेशा इसको सीक्वेंस में ही लिखना है, इसको ऊपर नीचे नहीं लिखना है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं हम प्रोफेज के बारे में। जो हमारा प्रोफेज होता है यह हमारे मिटोसिस का क्या होता है, सबसे पहला फेज होता है, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले हमारा आता है प्रोफेज आता है। तो बोल सकते हैं हमारे मिटोसिस का सबसे पहला फेज हमारा प्रोफेज होता है। ये क्या करता है, जो हमारा एस फेज जो आप इंटरफेज में पढ़े हैं और जी2 फेज पढ़े हैं जो कि इंटरफेज में ही पढ़े हैं, उसी को क्या करता है, फॉलो करता है। मतलब जो चीज़ें उसमें हुई हैं वो चीज़ें हमारे प्रोफेज में ही होंगे। इसमें क्या होता है कि जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं इस तरीके से क्रोमैटिन धागे जैसे, यही हमारे कंडेंस होके, ठीक है, कंडेंस होके हमारे बना लेते हैं, इस तरीके से क्रोमोसोम में बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक तीर है, लंबी तीर है इस तरीके से, अब इस तीर को क्या कर देते हैं, इस तरीके से ऐसे फोल्डेड कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, एक स्प्रिंग बन जाती है। तो वैसे हमारे न्यूक्लियस के अंदर होती है क्या, क्रोमैटिन होती है। क्रोमैटिन जब क्या होती है, कंडेंस हो जाती है, मीन्स कि उसको सिकोड़ देता है। सिकोड़ने का काम हमारी एक प्रोटीन करती है जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है, इसको सिकोड़ के बना देती है, इस तरीके से एक फोल्डेड फॉर्म में बना देती है, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। तो यहाँ पे लिखा गया है स्टेयर कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन मटेरियल टू क्रोमोसोम। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है, किसमें, क्रोमोसोम के फॉर्म में कंडेंस हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रियोल मूव्स अपोजिट पोल्स। यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रियोल हमारे हैं, सेंट्रियोल इस तरीके से। अब ये हमारे सेंट्रियोल क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। एक हमारा सेंट्रियोल इस डायरेक्शन में चला आएगा, एक हमारा सेंट्रियोल हमारा एक इस डायरेक्शन में आया, दूसरा वाला हमारा इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो दोनों सेंट्रियोल क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हमारे मूव कर जाते हैं। तो ये हमारा प्रोफेज का यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे क्रोमैटिन जो कंडेंस होकर क्रोमोसोम में बदल गए हैं, क्रोमोसोम में इस तरीके से, ये हमारे सेंट्रियोल हैं। और इससे सेंट्रियोल से ऐसे ऐसे निकले हुए दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, जो आगे काम आने वाला है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं मेटाफेज के बारे में। मेटाफेज जो होता है यह हमारा जो होता है कैरियोकाइनेसिस का सेकंड फेज होता है। मेटा का मतलब होता है सेकंड और फेज का मतलब होता है स्टेज। तो ये हमारा जो होता है कैरियोकाइनेसिस का सेकंड स्टेज होता है। इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर इवलोप है, न्यूक्लियर इवलोप जब मैंने पढ़ाया था न्यूक्लियस के बारे में, तो न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर होता है, आउटर लेयर, इनर लेयर। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, न्यूक्लियर इवलोप बोलते हैं। तो जो न्यूक्लियर इवलोप है यह कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, मतलब कि डिसअपीयर, मतलब दिखना बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे दिखना बंद हो जाते हैं। तो क्या होता है, इन दिस फेज स्पिंडल फाइबर अटैच टू द क्रोमोसोम। तो ये हमारे जो क्रोमोसोम एक इस डायरेक्शन में चला आया था और एक इस डायरेक्शन में चला आया था, तो इससे क्या होंगे, जो हमारे स्पिंडल फाइबर इस तरीके से निकले होते हैं, छोटे पतले पतले रेसे जैसे निकले होते हैं, ये क्या करते हैं,
क्रोमोसोम को इस तरीके से दोनों साइड से क्या करते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, दोनों साइड से क्या करेंगे, ऐसे पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो सेंट्रियोल है ये क्या कर रहे हैं, हमारे क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर के थ्रू क्या कर रहे हैं, इस तरीके से बांध लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो ये हमारा होता है मेटाफेज के अंदर होता है। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान देना है कि जो क्रोमोसोम की संख्या है वह हमारी 46 मतलब कि 23 पेयर ही रहेंगी, ठीक है, चेंज नहीं होंगी। अब बात करते हैं एनाफेज के बारे में। एनाफेज जो होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारे सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम का डिवीज़न होता है। इसमें सेंट्रोसोम का क्या होने लगता है, डिवीज़न होने लगता है। सेंट्रोसोम का मतलब होता है, ये मान लेते हैं हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के जो सेंटर में होता है उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। ये क्या हो जाएंगे, मतलब कि इस तरीके से हमारे क्रोमोसोम होते हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। यहीं से टूट क्यों जाएंगे, क्योंकि हमारे जो स्पिंडल फाइबर हैं, स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, ये अपने तरफ खींचेगा ये वाला, और ए वाला क्या करेगा, अपने साइड खींचेगा। दोनों जब खींचेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आधे पर से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे ए हैं, सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है, सेंट्रियोल क्या करेंगे कि सेंट्रियोल का जो स्पिंडल फाइबर है ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम को खींचने लगते हैं। खींचने लगेंगे तो आधे पर से क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया, मतलब कि ये आपस में टूट गए, एक आधा इधर चला गया, एक आधा इधर साइड चला है। तो वही लिखा गया कि सिस्टर क्रोमेटिड गेट सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है अलग होना। तो ये हमारे सिस्टर क्रोमेटिड थे, सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो गए, सेपरेट हो गए, अलग हो गए, मूव टूवर्ड द करस्पॉन्डिंग पोल्स, मतलब कि एक इस पोल पे चला आया, एक इस पोल पे चला गया। तो वो हमारा होता है क्या, एनाफेज के अंदर होता है। तो डायग्राम से याद करेंगे तो डायग्राम से आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएंगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम, अगला आता है हमारा लास्ट जो आता है टीलोफेज आता है। टीलोफेज में क्या होता है, टीलो का मतलब होता है एंड और फेज का मतलब होता है स्टेज, मतलब कि ये हमारा कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेज होता है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि हमारी जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, इस तरीके से न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन क्या होती है, इसमें दिखने लग जाती है, दिखने लग जाएंगी। तो क्या होगा कि इस तरीके से हमारा बन जाएगा, सेल बनेगा। लेकिन इसमें इसके अंदर क्या है, ये सब हमारे साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है। तो हमारा कुछ न्यूक्लियस के अंदर मतलब कि इस तरीके से देख सकते हैं, ये हमारे सिस्टर क्रोमेटिस है, क्रोमेटिस इस तरीके से चले आएंगे, कुछ इसके पास चले आएंगे। बाद में यही क्या होंगे कि 23 पेयर्स इसके पास हो जाएंगे, 23 पेयर्स इसके पास हो जाएंगे। अब क्या होना टीलोफेज में, बस यही आपको लिखना है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होने लगती है, वह हमारी दिखने लगती है दोनों पोल पे। इस पोल पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, इस पोल के अंदर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखने लग गई है। तो वही लिखा गया है यहाँ पे, देख सकते हैं न्यूक्लियर इब्लोब दिखने स्टार्ट हो गए हमारी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से हमारे जो साइटोप्लाज्म, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। अब अगर यही साइटोप्लाज्म हमारे डिवाइड हो जाते हैं, यहीं से टूट जाते हैं, तो एक हमारा बन गया, ए वाली सेल पूरी बन जाएंगी, एक हमारी ए वाली सेल बन जाएंगी, तो 2 सेल बन जाएंगी। तो वही हमारा होता है क्या, साइटोकाइनेसिस में होता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है जब साइटोप्लाज्म हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या पूरा साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर पूरा साइटोप्लाज्म है। जब यही साइटोप्लाज्म क्या हो जाएंगे, यहीं से टूट जाएंगे, टूट जाएंगे तो एक सेल से अब हमारी क्या बन गई, 2 सेल बन गई। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर कोई भी डाउट्स आपके होते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बार मैं आपको पूरा ओवरव्यू बता देना चाहता हूँ यहाँ पे चल के, जितनी मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है, मैं आपको यहाँ पे बस 5 मिनट रुके रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं पूरा ओवरव्यू बताने वाला हूँ। मैंने बोला कि सेल डिवीज़न का मतलब क्या होता है, डिवीज़न का मतलब क्या होता है, जब एक सेल से 2 सेल बनेंगी उसी को बोलते हैं हम सेल डिवीज़न बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो और अब देखिए सेल डिवीज़न होता कैसे है, ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। सेल डिवीज़न में मैंने बोला कि जो सेल डिवीज़न होता है इसको सेल साइकिल भी हम बोलते हैं। तो सेल साइकिल जो मान लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल साइकिल, सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में हमारे 2 चीज़ें आती हैं, एक हमारा आता है इंटरफेज आता है, इंटरफेज, एक हमारा आता है प्रोफेज, सॉरी एक होता है हमारा एम फेज आता है। ये हमारा एम फेज हो गया, एम फेज हो गया। अब मैंने बताया था इंटरफेज में हमारा क्या होता है, इंटरफेज में हमारा आ गया G1 फेज आ गया, S फेज आ गया, G2 फेज आ गया। और हमारा एम फेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक हमारा कैरियोकाइनेसिस आ गया, एक साइटोकाइनेसिस आ गया। इतनी चीज़ें आ गई। स्पेलिंग सारी चीज़ें वहीं से चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं बस जल्दी आपको बता दे रहा हूँ। हमारे
जो कैरियोकाइनेसिस में आते हैं हमारे क्या, पी मैट, पी फॉर हो गया हमारा प्रोफेज, एम फॉर हो गया मेटाफेज, ए फॉर हो गया एनाफेज और टी फॉर हो गया पी मैट, यहाँ पे टी फॉर हो गया हमारा टीलोफेज। मैंने बताया था कि G1 फेज जो होता है, पहले मैंने बताया था कि इंटरफेज में टोटल टाइम 23 घंटे लगते हैं, एम फेज में 1 घंटे लगते हैं। ये मैंने बताया। जो G1 फेज आता है इसमें टाइम कितना लगता है, 8 से 10 घंटे लगता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स, मतलब कि कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी बॉडीज़, ये सारी चीज़ें उसमें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर होता है G1 फेज के अंदर। और एस फेज के मतलब अंदर क्या होता है, इसके अंदर टाइम कितना लगता है, 8 घंटे लगते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, DNA बनता है, DNA की सिंथेसिस होती है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। और G2 फेज में कितना टाइम लगता है, 4 से 6 घंटे लगते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ इसेंशियल प्रोटीन बनते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम क्या, कैरियोकाइनेसिस के बारे में। कैरियोकाइनेसिस में मैंने बोला था कि जब हमारा न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, मान लेते हैं सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, जब एक न्यूक्लियस से हमारा 2 न्यूक्लियस बनेगा, मतलब कि जब 2 न्यूक्लियस बनेंगे तो इसका मतलब है 2 सेल भी बनेंगी, तो एक न्यूक्लियस से हमारे 2 न्यूक्लियस बनेगा, उसको बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस में हमारा कैसे डिवीज़न होता है न्यूक्लियस का, ये हमारा पहला आता है प्रोफेज के अंदर। प्रोफेज में क्या होता है, मान लेते हैं ये सेल है, सेल के अंदर हमारे क्या होते हैं, इस तरीके से हमारे होते हैं सेंट्रियोल होते हैं। ये सेंट्रियोल के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे ऐसे हमारे होते हैं क्रोमोसोम होते हैं। ये सेंट्रियोल क्या करते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में अब यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये हमारा होता है प्रोफेज में। प्रोफेज के बाद आता है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, मैंने बताया था कि मान लेते हैं ये सेल है, सेल के बीच में क्या हमारा इस तरीके से क्रोमोसोम है। अब हमारा आ गया था यहाँ पे सेंट्रोसोम आ गया था। अब इससे हमारे स्पिंडल फाइबर निकलेंगे, इस तरीके से हमारे स्पिंडल फाइबर निकलेंगे और क्या करेंगे, क्रोमोसोम को आपस में बांध लेंगे। बांधने के बाद ये हमारा हो गया, हमारा मेटाफेज में हो गया। अब देखिए मेटा और एनाफेज में क्या होता है कि यही जब स्पिंडल फाइबर यहाँ से निकले हैं, ये क्या करेंगे, खींचेंगे, बहुत तेज़ी से खींचेंगे, तो हमारा क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आधा आधा में डिवाइड हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि मैंने आधा यहाँ बना दिया, आधा यहाँ पे बना दिया, आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, तो मतलब 1 2 से कितना बन गया, आधा आधा डिवाइड करेंगे, ऐसे ऐसे 4 बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बना दिया, अब इस तरीके से हमारे बन गए। ठीक है, ये हमारे हो गए क्या, ये हमारे गए एनाफेज के अंदर हो गए। और एनाफेज में क्या होता है, एक चीज़ और होती है कि जब हमारे ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे तो हमारा ये इस जैसा ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस तरीके से न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन क्या होने लगेगी, दिखने लगेगी, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर दिखने लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये अब क्या करेगा कि हमारे जो कैरियोकाइनेसिस आता है, सॉरी साइटोकाइनेसिस आता है, साइटोकाइनेसिस में यही क्या हुआ, डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड होके अब क्या बना लेंगे, 2 सेल बना लेंगे और दोनों सेल के पास क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। ये हमारा पूरा ओवरव्यू था हमारे सेल डिवीज़न का। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मैंने सारी नोट्स आपको अपलोड कर दिया है, अपने जो ट्रिक फार्मेसी का ऐप है उस पर अपलोड कर दिया है। मेरी खुद की हैंड रिटन नोट्स है, बस आपको डिजिटली मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप जान सकते हैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो एक मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।